हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एजाज सईद आसफ बशीर चौधरी के हमारा प्रोग्राम टॉक शॉक के लिए। आज के टॉक शॉक में हम 3 इश्यूज़ के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे जजेस मुदाखलत शिकायत, मुदाखलत केस का पहला दिन था, क्या हुआ और मामला कहां तक जाता हुआ नज़र आ रहा है। फिर हम बात करेंगे बहुत सारे हमारे जिन्होंने पैगाम लिखे हैं, उन्होंने कहा था कि ब्यूटी पार्लर केस में जो ख़वातीन की लड़ाई हुई थी, जो कि कासिम सूरी साहब की एहलिया थी और एक और अहम शख्सियत की एहलिया थी, उनका झगड़ा हुआ था, उसका फॉलो अप क्या है, वो फॉलो अप हम आपको बताएंगे। तीसरे नंबर पे हम आपको बताएंगे जो सोशल मीडिया ऐप है एक्स, जो फॉर्मरली ट्विटर जानी जाती थी, वो पाकिस्तान में बंद है, उसके ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्या हुआ। तो तीनों इशूज़ पर बात करते हैं आसिफ बशीर चौधरी से। आसिफ जी, आप ठीक हैं? शुक्र है, खैरियत से। काला रंग आपको बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है जब कपड़े पहन के, नीला भी अच्छा लग रहा है, ग्लो कर रहे हैं आप। आपका उसने नजर है शायद, मैं इस पे क्या कह सकता। तो आसिफ जी, ये क्या हुआ इस्लामाबाद में आज? तो मैं भी बाय द वे आपको पता है कि मैं भी सुप्रीम कोर्ट पे था, लेकिन मैं चाह रहा हूँ जरा आप आगाज़ करें। एक वाकया भी मैं आपको बड़ी दिलचस्प सुना देता हूँ जी। अच्छा, आज ना 7 रुकनी बेंच था चीफ जस्टिस की सरबराही में, और आज समाअत तो उस तरह नहीं हुई। सिर्फ चीफ जस्टिस ने एक उनका मोनोलॉग था कोर्ट के अंदर, और या फिर किसी हद तक अटॉर्नी जनरल ने हुकूमत का पॉइंट ऑफ व्यू दिया। तो बेसिकली चीफ जस्टिस का फोकस था जो क्रिटिसिज्म हुआ उनके ऊपर, और बिल्कुल सोशल मीडिया को बड़ा लताड़ा उन्होंने, और उन्होंने कहा कि हम गोबेल्स के दौर में जा रहे हैं, जो आपको पता है ना कि प्रोपेगेंडिस्ट था। हाँ जी, जर्मनी, नाजी जर्मनी का। जी जी जी, तो हिटलर का प्रोपेगेंडा। हाँ, और वो ऐसा ज़बरदस्त प्रोपेगेंडा करता था गोबेल्स के। उसने एक बार जर्मनी की जो उस वक्त की सबसे ऊंची बिल्डिंग थी, 40 मंजिला बिल्डिंग, वहाँ पे कुछ जर्नैलों को बुलाया गया जो बगावत करने जा रहे थे। तो वहाँ पर उसने एक तकरीर की थी, और उसने कहा कि जो हिटलर से लॉयल है वहाँ वो कूद जाए। तो छत पे सिर्फ हिटलर और गोबेल्स ही बचे थे, बाकी जर्नैल कूद गए थे। वो बड़ा मुकर्रर था। तो खैर, ये तो ज़िमनन बात आ गई। चीफ जस्टिस ने क्या कहा जी? चीफ जस्टिस ने कहा जी कि सोशल मीडिया पे बड़ी जो है वो हम एक वो कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, और तसद्दुक़ जिलानी साहब ने भी इसी तनकीद की वजह से वो किया, और मैं जुडिशरी के लिए मतलब ज़ीरो टॉलरेंस है कि जुडिशरी पे कोई दबाव हो। और वो जो अच्छी बात उन्होंने की वो ये की कि उन्होंने कहा कि आइंदा जब हम बैठेंगे, इस महीने के एंड की डेट डाली है 29 अप्रैल की, तो उन्होंने कहा जी कि हमारी फुल कोर्ट बैठेगी। और उन्होंने कुछ चीज़ों की जो वजाहत दी पर्सनल मैटर्स की, उसमें ये कहा कि पहले जब इन जजों ने ख़त लिखा था, जस्टिस उमर अता बंदियाल चीफ जस्टिस थे, तो उन्होंने मेरे से डिस्कस नहीं किया। मैं सीनियर प्यूनियर जज था, फाइज ईसा, मेरे से डिस्कस नहीं किया। मेरे से जूनियर सरदार तारिक से, उनसे डिस्कस नहीं किया। उन्होंने उनसे जो जूनियर थे इजाजुल हसन, उनको बुला के मीटिंग की और हमें बताया भी नहीं। तो उन्होंने कहा कि मेरे इल्म में ये ख़त इससे पहले कभी नहीं आया। अभी जब ये 6 जजेस ने मैटर लिखा है दबाव का, और उन्होंने कहा जब से मैं चीफ जस्टिस बना हूँ, मेरे से किसी जज ने कभी भी ये बात नहीं की कि मेरे ऊपर किसी किस्म का दबाव है, किसी एजेंसी का, किसी इदारे का, किसी बंदे का, किसी भी किस्म का। तो खैर, उन्होंने अपनी वजाहत दी, और अटॉर्नी जनरल जो थे उन्होंने वजाहत दी कि किस तरीके से हुकूमत ने फ़राख दिली का मुजाहरा किया, और फौरी तौर पर वज़ीर आज़म ने मैसेज पे मुलाकात की आमादगी ज़ाहिर की जब यहाँ से मैसेज गया, और पहली फुर्सत में वो मिले भी, और कमीशन किस तरह से फॉर्म हुआ, और सारी डिटेल्स उन्होंने इस तरह की बताई। तो उसके बाद जस्टिस काजी फाइज ईसा जो थे, उनके हवाले से जो एक मिर्ज़ा साहब थे, एक साहब जिन्होंने कत्ल की धमकियां दी थी सोशल मीडिया पे उन्हें काफ़ी अर्सा पहले, जब काजी फाइज ईसा चीफ जस्टिस नहीं थे। तो उस वक्त मामला जो था उसकी जो FIR कटी, उसके ऊपर बात हुई कि जब मैटर FIA को भेजा गया, यहाँ अदालत ने नोटिस लिया, तो उन्होंने दहशतगर्दी की दफ़ात उड़ा दी, और बाद में वो मामला जो है उसमें उन्होंने लिख के दिया चीफ जस्टिस ने कि ये जो मैटर है ये इस वक्त के DGC फैज़ हमीद जो थे उस वक्त के, उनके और शहजाद अकबर जो हैं, उनकी माँ पे धमकियाँ दी गई हैं। तो क्या उसके बाद वो मैटर जो है सैयद खाने की नज़र हो गया था, और फिर 2 चीफ जस्टिस जो हैं वो उसमें तब्दील हो गए, और मैटर रिजॉल्व नहीं हुआ था। तो इस तरह की ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड पे लाई गई। जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी का जिक्र भी आया। फिर भी में ये भी तो हुआ था ना कि जैसे धमकियाँ दी थी काजी फाइज ईसा साहब को, गालबन काजी साहब ने उन्हें माफ़ भी कर दिया था लेटर ऑन। वो जब उसका कंक्लूड इस तरह हुआ था कि उन्होंने फिर उनको माफ़ कर दिया था, और वो उन्होंने अनकंडीशनल अपॉलॉजी और माफ़ियाँ मांगी थी। वो जो मिर्ज़ा साहब थे, एक अलामा थे पिंडी के, उन्होंने तो लेकिन उसमें जो है बाज़ जजेस ने ये रिमार्क्स भी दिए
कि माजी में जो है वो अदलिया के ऊपर बिल्कुल दबाव रहा है और ये अदालत भी इसमें इस्तेमाल होती रही है, बल्कि एग्जेक्टिव का भी रोल आया कि एग्जेक्टिव ने भी इसके ऊपर कुछ जो है वो एक्शन नहीं लिया। लेकिन एक बात जिसमें हमें जो बेहतर थी, क्योंकि एजाज़ देखें इस केस में से किसी को फिक्स करना तो शायद बड़ा मुश्किल हो, कि कैमरे लगाने वाला कौन था ये साबित करना तो शायद मुश्किल हो, लेकिन पाकिस्तान के अवाम ये समझते हैं कि इस केस से शायद हम आइंदा के लिए जुडिशरी को इंडिपेंडेंस उसकी जो है उसको बरकरार रख सकेंगे और शायद मुस्तकबिल के लिए हम कोई ऐसा रास्ता निकालेंगे कि उनके ऊपर किसी किस्म का दबाव ना हो, तो इस तरह की कोई गाइडलाइन दी जाएगी। तो इस हवाले से जो मुस्बत बात सामने आई है वो ये थी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान और बेंच के मेंबरान इस बात पे उनका रिजॉल्व हमें नज़र आया कि वो जुडिशरी को किसी भी किस्म के दबाव के अंदर जो है वो काम करने के देने के ख़िलाफ़ हैं और वो सब ये समझते हैं कि जुडिशरी को इंडिपेंडेंटली काम करने की इजाज़त होनी चाहिए। अच्छा आसिफ, तो मैं आपको एक बड़ी दिलचस्प बात बताऊं, ये जो बात आपने कही है ना, ये ऐसे ही है कि अदलिया, अब ज़ाहिर मामला मेरे ख्याल में 29 अप्रैल को चला गया, यानी कि मामला एक लंबी तारीख पड़ गई, ठीक है जी। लेकिन आसिफ, जो मीडिया है इसमें भी तो मुदाखलत होती है, मीडिया को भी तो दबाव का सामना करना पड़ता है। तो PFUJ के ज़रा आप सेक्रेटरी भी हैं, तो क्या PFUJ इसके ऊपर कुछ कर रही है? देखें एजाज़, पाकिस्तान में सच कहना और सच के मुताबिक फ़ैसला करना दोनों बड़े मुश्किल काम है। मैं PFUJ की FEC का मेंबर हूँ और सेक्रेटरी हूँ रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का, और हम ये समझते हैं कि हमारे सहाफ़ियों के लिए भी सच और हक़ की बात करनी उतनी ही मुश्किल है जितना कि पाकिस्तान में कोई भी और काम दुरुस्त तरीके से करने की कोशिश करना है। तो हमारे ऊपर भी हमेशा से दबाव रहे हैं, हमारे ऊपर भी हमारे फ़ोन भी टेप होते हैं, हमारे ऊपर तशद्दुद भी होता है, हमारे ऊपर झूठे मुकदमात भी होते हैं, हमारे ऊपर टार्चर भी होता है, उठा के टार्चर किया जाता है, गैर कानूनी तौर पे उठा के टार्चर किया जाता है, काम करने के दौरान तशद्दुद होता है, ठीक है जी। उसके बाद कत्ल भी कर दिया जाता है हमें, 100 के लगभग पाकिस्तान में साफ़ी कत्ल हुए। सारी चीज़ें हैं ना, ये तो है ना, ये तो मैंने कहा क्या कोई आप भी कोई अदालत में जाने का कोई इरादा रखते हैं? देखें एजाज़, हम अपनी जो बॉडी है उसमें ये डिस्कस कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, क्या हम इस मामले के ऊपर फरीक बने, क्योंकि देखें पाकिस्तान में जो आज़ादी इज़हार राय को जो हमारा आइन इंश्योर करता है और जो एक डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर ही जो है आज़ाद मीडिया का तस्वर भी होता है, आज़ाद जुडिशरी, आज़ाद मीडिया और मजबूत जमहूरियत, ये तीनों कंपोनेंट्स एक दूसरे से जुड़े हुए। और इससे पहले हमने जस्टिस काजी फायज ईसा की बहाली के लिए पिटीशन भी फाइल की थी और उसमें भी हम फरीक बने। अच्छा आसिफ, लेकिन तो अब हम ये इस पे अगर हमारा आ गया तो हम इसमें ज़रूर जाएंगे और हम फरीक बनेंगे कि ये जो 6 जजों का खत है इसको प्रॉपर प्रोब होना चाहिए, और मेरी ज़ाती जो राय है मैं इस हक में हूँ कि हमें इसमें फरीक बनना चाहिए। आसिफ, लेकिन इसमें एक और प्रॉब्लम भी तो है कि हमारे मीडिया के अंदर एक तो रियासती इदारे भी फेक न्यूज़ फैलाते हैं, अपना उनका एजेंडा है, हमारी सियासी जमातें हैं वो भी फेक न्यूज़ फैलाती हैं, आम इंडिविजुअल्स मीडिया के नाम के ऊपर भी इंडिविजुअल्स फैलाते हैं, तो इसके ऊपर भी आई होप के कुछ। बिल्कुल एजाज़, आपको याद होगा कि हमने पहली दफ़ा हमने ये कहा है कि हम डिसएसोसिएट करेंगे उन लोगों को। देखें पाकिस्तान में जिस तरह से मीडिया के ऊपर आप देख लें कि बहुत सारी चीज़ें, मीडिया के ऊपर कितनी पाबंदियाँ हैं, नेशनल मीडिया आलमोस्ट सरेंडर कर चुका है। अब आपको खबर सोशल मीडिया से मिलती है और सोशल मीडिया पे जो जेन्युइन सहाफ़ी हैं, जो आम शहरी का या सहाफ़ी का राइट है उधर बात करने का, उसको छीनने की कोशिश की जा रही है उन लोगों को बुनियाद बनाकर जो गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हैं या झूठ बोलते हैं। तो हम ऐसा इंशाल्लाह नहीं होने देंगे, और जो पाकिस्तान के आमिल सहाफ़ी हैं, हमारी ये जो सहाफ़ती तंजीमें हैं, हमारा ये रिज़ॉल्व है कि हम किसी भी सूरत सोशल मीडिया के ऊपर गैर ज़रूरी कदगने नहीं लगने देंगे। अलबत्ता हम चाहते हैं कि हम अपने बोले के लिए, हम अपने लिखे के लिए अकाउंटेबल किए जाएं, और उसके लिए पूरी दुनिया में जो महज़ब दुनिया है, पूरी महज़ब दुनिया में सिर्फ 3 ममालिक में पाकिस्तान का शुमार है जहाँ पे FIA आपको राय देने पे पकड़ के ले जाती है, जहाँ पे पीका का कानून लगता है, जहाँ पे काबिल दस्तअंदाज़ी पुलिस है। बाकी पूरी दुनिया में 200 के लगभग ममालिक में हद तक के कवानीन के तहत ट्रायल होता है। इंसान को अपने लिखे का जवाब देना पड़ता है, अपने बोले का जवाब देना पड़ता है, और उसमें 150 साल पुराने अखबार बंद हो जाते हैं गलत खबर देने पे। मैं समझता हूँ कि हमें अकाउंटेबल होना चाहिए, लेकिन हर मसले का हल पुलिस और FIA नहीं होती। हमारा सिर्फ एक बात है कि आप ये जो आपने रखा हुआ है ना काबिल दस्तअंदाज़ी पुलिस, इससे निकालें, हद तक के कवानीन को मज़ीद सख्त करें और उसके तहत ट्रायल करें। जो लोग झूठ बोलते हैं, गलत खबरें देते हैं,
किसी की किरदार कशी करते हैं, बिल्कुल उनको अकाउंटेबल करें। अच्छा, हम में से नहीं है। हाँ चलो ठीक है, आसिफ बहुत सीरियस कर दिया आपने माहौल यार बात ही आपने सीरियस पूछी। तो यार वो क्या हुआ, वो आसिफ ब्यूटी पार्लर की जो ख्वातीन थी, हाँ एजाज, बैकग्राउंड उसका सॉफ्ट सा ये है कि कासिम सूरी साहब की अहलिया हैं जी, और दूसरे कौन सा, शबीर कुरैशी हैं जो साबिक वजीर थे, वजीर मुमलिकत हाउसिंग थे पीटीआई के, अभी भी एमएनए हैं वो, अभी भी एमएनए जी। उनकी अहलिया हैं, उनकी अहलिया हैं, उनकी एक बहन थी और कुछ उनके फ्रेंड्स थी। इनका एक झगड़ा हुआ था शालीमार थाने की हदूद में ब्यूटी पार्लर के ऊपर, जहाँ पे ब्यूटी पार्लर की जो मालकन थी उनको मारा गया था जी, उनको तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया और फिर एफआईआर भी दर्ज हुई थी। तो उसमें वही रिवायती जो काम है, देखिए महज़ब दुनिया में तो इस तरह के इशू सामने आने के बाद कम अज़ कम उन्हें दुरुस्त करने की कोशिश की जाती है, लेकिन यहाँ पे ये हुआ है कि जो एएसआई साहब हैं जो पर्सनली इसमें इन्वॉल्व हैं, अब्दुल्ला शहरियार, जिनका काम ही नहीं था इसकी इन्वेस्टिगेशन करना और एक तरफा पर्चा करना, एएसपी हैं। अच्छा, ये एएसपी हैं, उन्होंने ना सिर्फ ये कि नामालूम अफराद भी लिखवाए हैं, उन्होंने पुलिस भेज दी कि आपने क्योंकि ये मीडिया पे और सोशल मीडिया पे आप दे रहे हैं तो हम आपको बंद कर देंगे, बाकी लोगों को भी। अच्छा जी, और वो फैमिली जो है वो मिन्नतें हमारी कर रही है कि जी हमारा इशू आप बिल्कुल आप हाईलाइट ना करें वरना हम सारा घर अंदर हो जाएंगे और बाकी इधर काम करने वाली। तो ये इस्लामाबाद पुलिस का एजाज हाल है। इस्लामाबाद पुलिस से बात की है आपने? जी, इस्लामाबाद पुलिस के मेरी इनसे एएसपी साहब से बात हुई है, वो उन्होंने लाइलमी का इजहार किया, जी मेरे पास तो दूसरी दरख्वास्त ही नहीं आई थी। अब वो दरख्वास्त लेके गए हैं अदालत में और 22A के लिए उन्होंने आज एप्लीकेशन दी है कि हमारी भी FIR काटी जाए, हमारा मेडिकल भी हुआ है, पुलिस साथ गई है, हमने जाके मेडिकल कराया और बाद में पुलिस कहती दरख्वास्त ही नहीं आई। MLR बनवाने के लिए पुलिस साथ गई है, रिकॉर्ड के ऊपर है और बड़ी डिटाई से झूठ बोला जा रहा है आज़ाद। और इसमें ताकतवर हल्के जो हैं पाकिस्तान के, वो कोई नहीं समझते कि मीडिया पे आने से वो या उन पे कोई बार आएगा या उसमें कोई उनको किसी किस्म की परवाह नहीं है, बल्कि उल्टा वो मजीद धमका रहे हैं। मोहसिन नकवी साहब जो है ना, लगता है उन्होंने इस बात का उन्होंने नोटिस नहीं लिया या शायद उन्होंने इस काबिल नहीं समझा। साहब अभी IG लगाने के प्रोसेस में है ना, जो लग नहीं रहा। मेरा ख्याल है कि यहाँ उनसे लेके यहाँ पे बाकी पुलिस की हिरार्की है, उनको भी इसका नोटिस लेना चाहिए था, लेकिन इस्लामाबाद पुलिस का हाल जो है ना वो मेरा ख्याल है अब ऐसा हो गया कि वो कहते हैं कि खबर चल भी जाए तो कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक बात, कोई इसमें नोटिस। चले, हमारा काम ये है ना कि हम अपना काम जारी रखें। जी बिल्कुल, और मेरा ख्याल है कि इसकी अच्छी खासी कोई इंक्वायरी शायद मैं सोच रहा था कि होगी, लेकिन यहाँ पे तो ये है कि मजीद उनको टार्चर दिया जा रहा है उस फैमिली को। तो क्योंकि हमारे व्यूअर्स की भी थी तो इसमें फॉलोअप देने की, तो हम इंशाल्लाह इसमें पर्सनली भी टेकअप करने की कोशिश करेंगे। DIG साहब से कोई मुलाकात के लिए इंशाल्लाह वक्त लेते हैं, अगर वो नोटिस नहीं भी लेते तो कम अज़ कम इस तरह के फैमिलीज़ जो हैं, इस तरह के जो लोग हैं, उनकी हेल्प करना भी मीडिया की एक जिम्मेदारी है। और मेरा ख्याल है सिविल सोसाइटी को भी इसके ऊपर जो है ना आवाज़ अपनी बुलंद करनी चाहिए मीडिया के अलावा। एग्रीड। तो आसिफ, इस्लामाबाद में मैं भी आपको कहानी सुना देता हूँ। जी प्लीज़। कि इस्लामाबाद की सुप्रीम कोर्ट की जो कहानी आपने शुरू की थी, क्योंकि आपने इतनी सीरियस माहौल कर दिया तो मैं बता नहीं सका, मैं वो ऐड कर दूँ। नहीं, आप ऐड करें प्लीज़। महमूद खान अचकज़ई साहब जो कि PK मैप के सरबराह हैं, सदारती उम्मीदवार थे, वो आ जाए थे सुप्रीम कोर्ट में। अब दिलचस्प बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट के आते में आए तो उन्हें कमरा नंबर 1 की जो है ना उसमें दाखिल नहीं होने दिया जा रहा था। अदालत में पुलिस वाले ने उन्हें रोक लिया। एक्चुअली पुलिस वालों को अचकज़ई साहब ने बताया मुझे कि एक सादा कपड़ों वाला बंदा आया, उसने जो पुलिस वाला आया उसको गालियाँ निकाली हैं, बदतमीज़ी किया कि आपने अचकज़ई को इधर आने क्यों दिया। तो मैं उधर खड़ा था तो मुझे अचकज़ई साहब ने बुला लिया, कहते देखो ये क्या हो रहा है। तो मैंने देखा, उसकी मैंने छोटी सी वीडियो बनाई, वो देख लेते हैं क्विकली, ज़रा देखिए जी वीडियो। जिस वक्त मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद हूँ और आप मेरे पीछे देख सकते हैं महमूद खान अचकज़ई सीनियर रहनुमा है, PK मैप के रुकन कौमी असम्बली हैं। इनको कमरा अदालत नंबर 1 में आने से रोक दिया गया है। आइए जानते हैं इनके साथ हुआ क्या है। अचकज़ई साहब, क्या वाकया हुआ है, क्यों आपको ऊपर जाने नहीं दे रही? ये देखिए सामने पुलिस खड़ी है और इन्हें नहीं जाए, क्या हुआ अचकज़ई साहब? बिल्कुल, हमने गेट पे आए, हमें पास इशू हुए, हमारे शनाख्ती कार्ड जमा की गई, वहाँ से हमारे साथ बंधा है कि आप 6 नंबर कोर्ट में जाएं। 6 नंबर कोर्ट में हम आए, एक हवलदार आया, हमने उनसे कहा कि आप ऊपर हाल में चले जाएं। पीछे से एक बंदा आया सफेद कपड़ों में, बाकायदा हवलदार को गालियाँ दी और उसको कहा इसको किसने छोड़ा है। अचकज़ई साहब, क्या लगता है आपको क्यों रोका जा रहा है? I don't know. इनसे पूछे, कसम से। आपने कमरा अदालत नंबर 1 में जो समाअत हो रही है 6 जजेस के खत की, उसको सुनना था। हमने वैसे भी खड़ा होना जुडिशरी के पीछे हर कीमत पे। यार लोगों को पता नहीं किसने कह दिया, अभी ये बदबख्त अपनी नौकरी खतरे में डाल रहा है। तो आप क्या समझते हैं कि आपके जाने से
किसी को खतरा है? सर कुछ बताएंगे कि किसने आपको रोका? ये कौमी रहनुमा हैं, ये अभी प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट थे, इनको रोक दिया गया। सॉरी, प्रेसिडेंट के कैंडिडेट थे। सर हमें तो डीएसपी साहब का डॉक्यूमेंट कभी गैर मुल्का बन सके, अंदर जगह नहीं है, कोशिश करे अच्छे और साफ नेशनल लीडर है यार, ये ब्रांड भेज रहे हैं ना। अली मोहम्मद साहब भी आए हैं जी, अली मोहम्मद साहब भी आए हैं, और अली मोहम्मद साहब को किसी ने नहीं रोका। अली मोहम्मद साहब अचकज़ई साहब को ऊपर कमरा अदालत नंबर 1 में जाने से रोका है। आपको किसी ने रोका है? शायद ये वकील के कोर्ट का ये फायदा है। बहरहाल इतनी बड़ी जमात के इतने बड़े लीडर हैं और एज अ पाकिस्तानी क्योंकि ओपन ये केस चल रहा है, अच्छा जैसे साहब का राइट है कि वो आए हैं उस समय एक सादा वर्दी में मजबूर शादी की गालियाँ दी, किसी दी को मत चुका खड़े थे, बहुत गलत किया। बहुत शुक्रिया, ये वीडियो आपने देख ली। तो अब इस वीडियो के बाद ये हुआ कि अचकज़ई साहब को जाने दे दिया। पुलिस वालों का कोई इसमें मसला नहीं था, लेकिन पुलिस के कोई सीनियर थे, वो आए और उन्होंने, अब देखें ये नेशनल लेवल के लीडर के साथ, नेशनल लेवल के लीडर हैं, सिटिंग एमएनए हैं, सदारती उम्मीदवार थे रहे हैं। उसके अलावा हर पाकिस्तानी शहरी कोर्ट की प्रोसीडिंग देखने का हक रखता है, ये उसको हक है। सर्च हो के गए हैं, बाहर से चेक हो के गए हैं, अदालत के बाहर जो बैठा हुआ है पुलिस वाला उसको अफसर इशारा करता है फलां, ये पिक एंड चूज जो है जो लोग भी करते हैं। कभी कभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की इंतजामिया भी करती है जी के अंदर बंदे ज्यादा हैं। पुलिस देखें इसमें सुप्रीम कोर्ट का तो थैंक्स वेरी मच काजी फायज ईसा साहब का कि उन्होंने लाइव कर दिया, तो चलें बड़ा बेहतर कर कम से कम लोग सुन सकते हैं, खुद सुन सकते हैं, खुद अखज़ कर सकते हैं चीज़ों को कि क्या है। लेकिन इससे पहले एजाज़ ये भी होता रहा कि मीडिया में भी पिक एंड चूज़ होती रही है कि कौन अंदर जाएगा कौन नहीं जाएगा। और काजी साहब ने अलबत्ता ये किया था कि यूट्यूबर्स के दाखिले पे पाबंदी लगाई थी कि अंदर वीडियोस बनाते हैं और इस तरह की बात। हालांकि मैं पर्सनली उसको भी इस हद तक दुरुस्त नहीं मानता कि जब एक आम शहरी को एक्सेस है तो वो यूट्यूबर्स ये है कि अहाता अदालत के अंदर वीडियोज़ नहीं बना सकते, राहदारियों में नहीं बना सकते, लेकिन बाहर आने जाने वाले किसी शहरी से वो बात कर सकते हैं। अगर कोई उनसे बात करना चाहे तो उनको ज़रूर उसका मौका होना चाहिए। चले एक और वाक़या हुआ, वो आसिफ ये हुआ है कि एक्स की, आपको पता है, बंदिश पे एक हमारे साफ़ी दोस्त हैं शाम अब्बासी, उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक पिटीशन कर रखी है। और हमारे वो दोस्त हैं अब्दुल मोइज़ जाफ़री साहब, आपको पता है वो वकील हैं, एंकर भी हैं, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट भी हैं, बड़े 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 अच्छे। तो अब्दुल मोइज़ जाफ़री ने भी इसके ऊपर बड़ा काम किया है, इस सारे मामले को आगे लेके गए। तो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस समाअत कर रहे थे, तो वजारत दाखिला के चीफ जॉइंट सेक्रेटरी आए, तो उन्होंने बताया कि जी ये खुफिया इदारों की रिपोर्ट के ऊपर इसको हमने बंद कर दिया, एक्स को। खुफिया इदारों क्या मसला है जी, क्या रिपोर्ट है कि जी मुल्क की सलामती को ख़तरा है, इसमें ऐसा मवाद डाला जाता है जिससे मुल्क की सलामती को ख़तरा है। एजाज़ ये तो फिर आप बहुत बड़ी खबर दे रहे हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये एडमिशन आ गया है। सुप्रीम कोर्ट नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सॉरी मैं उस आज वहाँ पे ये एडमिशन आ गया है फेडरल गवर्नमेंट का कि हमने पाकिस्तान में सोशल मीडिया पे पाबंदी की बुनियाद रख दी है और ट्विटर को बंद कर दिया। जी जी। और क्यों कर दिया एजाज? क्योंकि उन्होंने कहा कि जी जो खुफिया इदारों ने रिपोर्ट किया कि यहाँ पर मुल्क की सलामती के खिलाफ मवाद आता है। अच्छा जी जी, आज बड़ी यानी कि ये जो कोशिशें थी अब ये बाज़ाब्ता इनको प्रैक्टिकली ओन कर दिया गया। वज़ारत दाखिला ने ओन कर दिया। देखें पीटीए के चेयरमैन लास्ट हेयरिंग पे तो वहाँ पे हाई कोर्ट में कह रहे थे जी कि मेरा तो ट्विटर चलता है, ये देखें वो तो, पता नहीं वो इस तरह की बातें कर रहे थे ना, वो लाइल्मी का इजहार कर रहे थे कैसे होता है मुझे तो। और आज तो इस पे अदालत ने फिर क्या कहा एजाज? तो अदालत ने कहा कि जी ये क्या किस तरह की बात कर रहे हैं आप, सेक्रेटरी को बुलाएं। अब मामला 17 अप्रैल को चला गया। सेक्रेटरी साहब कौन सी अदालत थी? इस्लामाबाद हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब। तो चीफ जस्टिस ने ये इंटरिम ऑर्डर पास नहीं किया कि आप इस पाबंदी को लिफ्ट करें जब तक हम डिसाइड नहीं करते? बिल्कुल नहीं। 17 अप्रैल देखें ना, मामला आगे से आगे। देखें एजाज ये तो मतलब आप आज देखें, आप अभी 3 तारीख है और ये तो आपने फिर 2 वीक के अंदर दे दी। तो मेरा ख्याल है ये जो अदालतें जिनका काम है कि आइन के अंदर दी गई हमारी शहरी शख्सी आज़ादियों को सेफ गार्ड करना होता है, ये उनके ऊपर भी बड़ा एक सवालिया निशान है। जैसे आमिर फारूक के ऊपर एक बड़ा सवालिया निशान है कि जब उनके इल्म में ये बात आई कि इस तरीके से बग़ैर किसी जो है कम्पिटेंट अथॉरिटी के नोटिस में नहीं है ये बात,
कम अज कम अदालत में ये चीज होनी चाहिए। नहीं, मेरे हाल में कम चीफ अज जस्टिस कम साहब को नोटिस इसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए थी, इंटरम ऑर्डर पास करना जी, चाहिए जी, था कि इसको आप खोलें ताउकमसानी। आपने खुद से कैसे डिसाइड कर लिया कि मुल्की मफाद के खिलाफ? मुल्की मफाद को कौन डिफाइन करेगा? सही बात। क्या मुल्क के खुफिया इदारे डिफाइन करेंगे कि मुल्की मफाद क्या है? वहाँ के ऊपर राय देने पे ये तो आज़ादी इज़हार राय की बुनियादी उसके ऊपर है। मेरा ख्याल है कि ये अगर ये तो लीड स्टोरी है, मेरा ख्याल है ये जजेस वाले खत से बड़ी स्टोरी है कि आज पाकिस्तान में हुकूमत सामने आ गई है कि उसने ट्विटर को बैन करने को ओन कर लिया है। पहले इसको टेक्निकल रीजंस कहा गया, पहले लाइल्मी का इजहार किया जाता रहा। तो मैं तो समझता हूँ कि ये वही बात आ जाती है कि काश हम अगर किसी महज़ब दुनिया में होते तो शायद आज सारा पाकिस्तान रोडों पर निकलता कि ये आप कैसे पाबंदी लगा सकते हैं, और हुकूमत ने कैसे डिसाइड कर लिया कि आप एक सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को बैन करने जा रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। तो चलें आसिफ, मेरे ख्याल में आज तक के लिए यही है। तो यही है, लेकिन एजाज इसमें फिर देखें आज फिर खत आए हैं, आज सुप्रीम कोर्ट के जजों को आ गए हैं जिसके ऊपर वही निशान बना हुआ, वो हड्डियों वाला, और वो अच्छा। वो देख लें तो ये ना, ये लगता है यही एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट है। ये सारी चीज़ें जुड़ी हैं जुडिशरी के मामलात के साथ। जी हाँ, ठीक है ना। और जुडिशरी से मेरा ख्याल है इसीलिए जुडिशरी के ऊपर दबाव डाला जाता है कि इस तरह की जो डिसीजन है ना, उनके ऊपर जुडिशरी को भी ये लगे कि पता नहीं मुल्की सलामती शायद बहुत कोई फ्रेजाइल जो है ना कंडीशंस में है और उसको बड़ा कोई ख़तरा है तो इसको बंद कर दें। तो मेरा ख्याल है कि ये मैटर जो है ना, ये इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भी नोटिस लेना चाहिए और उन्हें इसके ऊपर फौरी तौर पे कोई इंटरम ऑर्डर भी पास करना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात। तो नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। प्रोग्राम के बारे में राय ज़रूर दें, कमेंट्स का इज़हार करें। देखिए, आपके कमेंट्स के ऊपर हमने फॉलोअप किया है, उसको पढ़ के। और अगर आपने कोई मालूमात देनी है तो talkshock777@gmail.com पे दीजिए।